स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2019 का पेपर। इससे पहले 10 क्वेश्चन सीरीज़ में हम इसकी 4 वीडियोस कर चुके हैं इस पेपर की। आज इसकी 5th वीडियो है। जल्दी से पेपर को करते हैं कंप्लीट। उसके बाद डिफरेंट जितने भी नेट के पेपर हैं वो सारे ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से नवंबर में नेट का एग्ज़ाम है, तो कोशिश रहेगी कि उससे पहले सारे नेट के पेपर जो करवा दिए जाएं। अगर आप एचटेट के DSSB के पेपर भी करना चाहते हैं तो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल का नेम सर्च करिए यूट्यूब पे। वहाँ पे सारे ही वीडियोस आपको सीरियल वाइज मिलेंगे। इसके अलावा प्लेलिस्ट बनाई गई है सारे पेपर जो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से जाके भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट आज के हम 10 क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में हाइपोथेसिस दिए गए हैं डिफरेंट। तो यहाँ जो मैच मेकिंग करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इनकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, इसको मैच करेंगे मैरिज हाइपोथेसिस से। सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन, इसको मैच करेंगे विलियमसन हाइपोथेसिस से। और सेटिस्फाइंग बिहेवियर को करेंगे साइट मार्च हाइपोथेसिस, और सेल्स मैक्सिमाइजेशन को बामल्स हाइपोथेसिस से। तो नेट में मोस्टली ही इस तरह से मैच मेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट। यानी कि ये ऐसी कौन सी कंडीशन है इन चारों में से जिसमें जो पैमाने की मितव्ययता, यानी कि जो पैमाने की बचतें हैं वो मौजूद रहती हैं और बनी रहती हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा कि व्हेन लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए यूनिट, ठीक है, एक किसी इकाई के उत्पादन की दीर्घकालीन लागत फॉल्स कम हो जाती है एज द आउटपुट इंक्रीजेज। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो हमारी लागतें जो हैं वो कम हो जाती है। अब लागतें कम होंगी तभी तो बचते होंगी ना। तो क्वेश्चन ये कहता है कि पैमाने की जो बचतें हैं, मितव्ययताएं हैं, वो मौजूद रहती हैं और बनी रहती है। तो उत्पादन के बढ़ने पर भी जब हमारी लागतें कम होंगी, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे शेयर कर दें अपने नेटवर्क एरिया में, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी कॉमर्स के ग्रुप में। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर पसंद आती है तो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेसल। इनकी BASEL, इसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है सेकंड कि बेसल वाज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 15 कंट्रीज़, की 15 देशों के जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये वाली बात इसकी सही नहीं है, बाकी सारी इसकी सही है। ये है क्या? ये है एक BCBS, यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन। ठीक है, बैंक सुपरविजन के लिए एक बेसल कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में बाकी सारे लाइंस ट्रू हैं। कि इनिशियली प्रारंभ में इसे क्या कहते थे? इट वॉज नेम्ड एज कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, CBRS इसको बोला जाता था। और अभी जो BCBS है, बेसल में BCBS है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म याद रखना आ सकती है पेपर में, बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन। बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द एंड ऑफ 1974, 1974 के लास्ट में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, 10 कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उसके द्वारा। अब सेकंड ये तभी तो गलत हो गया, इसमें बोल रखा था कि 15 कंट्रीज, और यहाँ पे आना क्या है? 10 कंट्रीज। फोर्थ ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही है इसके बारे में, कि ये क्या काम देखता है? डिस्टर्बेंसेस इन इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन उत्तरदायी है? यहाँ पे ये गड़बड़ियाँ हुई थी, इसके लिए इसको बनाया गया। बेसल कमेटी बनाई गई है बैंक सुपरविजन के लिए। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन। क्या क्या बातें सही है? कि शुरू में से बोलते थे CBRS कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। एस्टेब्लिश किया गया। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही पूछी जा सकती है 1 नंबर के क्वेश्चन में, नेट में नहीं। एचटेट में
कहीं पे भी, जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कॉमर्स का, वहीं पे भी पूछी जा सकती है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई? 1974 में हुई। किसके द्वारा हुई? सेंट्रल बैंक गवर्नर थे 10 कंट्रीज़ के, 10 कंट्रीज़ के, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था कि डंपिंग क्या होती है, सिर्फ ये वाला मीनिंग देखा था जो पीजीटी लेवल के क्वेश्चन पेपर थे वहाँ पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग, यानी कि गैर पारंपरिक डंपिंग का उदाहरण कौन सा है। डंपिंग क्या होती है सबसे पहले वो देखेंगे, बाद में जो इसका एग्जांपल है आंसर है रिवर्स डंपिंग, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले देखेंगे कि डंपिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जितनी भी डंपिंग दे रखी है उन सब का हम मीनिंग यहाँ पे देखेंगे। डंपिंग क्या है? डंपिंग एक इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिसमें एक वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता हो, वो है वस्तु विभेद। तो ये है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वस्तु विभेद। इसमें एक एक्सपोर्टर फर्म अपने प्रोडक्शन का एक पार्ट कहाँ बेच रही है? फॉरेन मार्केट में बहुत कम कीमत पर बेच दिया और रिमेनिंग प्रोडक्शन को अपनी डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पर बेच दिया। यानी कि डंपिंग का मीनिंग क्या हो गया, जो कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी टर्म है जिसमें एक जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा रेट पे बेचता है लेकिन फॉरेन मार्केट में कम रेट पर बेचता है, वो क्या है? वो है डंपिंग। अभी तक सिर्फ ये हमने पढ़ा था डंपिंग। अब यहाँ पे जो बाकी हमारा क्वेश्चन क्या है कि गैर पारंपरिक डंपिंग का कौन सा उदाहरण है। तो जो पारंपरिक डंपिंग है वो 3 तरह की है, ना तीनों हमने करी है। फिर जो गैर पारंपरिक यानी कि जो पारंपरिक नहीं है वो गैर पारंपरिक है रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग जैसा नाम में ही है कि बिल्कुल रिवर्स होती है। डंपिंग की मीनिंग में हमने पढ़ा कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे चीज़ ज़्यादा रेट पे बिकती है और जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पे कम। लेकिन रिवर्स डंपिंग में क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में वो कम पे बिकेगी और फॉरेन में वो ज़्यादा। तो पहले बाकी देखते हैं। स्पोराडिक डंपिंग, स्पोराडिक यानी कि हिंदी में बोलते हैं छिटपुट या आंतरायिक डंपिंग। इसे कब अपनाया जाता है? इसे असाधारण, ठीक है, या फिर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस में अपनाया जाता है जब एक वस्तु का घरेलू उत्पादन उसके लक्ष्य से अधिक हो जाए, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए फिर भी हमारा प्रोडक्ट बच जाए बिकने से। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में मैन्युफैक्चरर बिना बिके स्टॉक को घरेलू कीमत को कम किए बिना फॉरेन मार्केट में उसे कम कीमत पर बेच देता है। यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसमें कीमत को कम नहीं किया जाता, फॉरेन मार्केट में कम कीमत पर बेच दिया जाएगा। और ये तभी संभव है जब डोमेस्टिक मार्केट में उत्पादक का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली हो और वस्तु की विदेशी मांग भी लोचदार हो। स्पोराडिक डंपिंग क्या है? सिंपल ये भी मीनिंग पूछा जा सकता है नेट के पेपर में कि जब अपने बचे हुए प्रोडक्शन को फॉरेन मार्केट में कम रेट पर बेच दिया जाए तो वो कौन सी डंपिंग का एग्जांपल है? स्पोराडिक डंपिंग, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है परसिस्टेंस डंपिंग। परसिस्टेंस डंपिंग यानी कि लगातार एक मोनोपोली अपनी वस्तु के अपने प्रोडक्शन के एक हिस्से को डोमेस्टिक मार्केट में लगातार ऊंची कीमत पर बेच रहा है और फिर बचे हुए प्रोडक्शन को विदेशी बाजार में फॉरेन की मार्केट में वो कम रेट पे बेचता है, इसे बोलते हैं परसिस्टेंस डंपिंग। और ये कब संभव है? ये तब संभव है जब उस प्रोडक्ट की डोमेस्टिक डिमांड कम लोचदार हो और फॉरेन की डिमांड ज़्यादा लोचदार हो, ठीक है। थर्ड क्या है? प्रीडेटरी डंपिंग यानी कि शिकारी डंपिंग। शिकार किया जा रहा है किसका? कॉम्पिटिटर्स का। इसमें मोनोपोली फर्म अपने कॉम्पिटिटर को बाहर निकालने के लिए अपने प्रोडक्ट को बहुत कम कीमत पर या विदेशी बाजार में नुकसान पर बेचती है। जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा देती है। इस तरह से फर्म अपने लॉसेस को भी कवर करती है। तो ये 3 तरह की डंपिंग हमने पढ़ी जो कि पारंपरिक डंपिंग के एग्जाम्पल है। स्पोराडिक डंपिंग यानी कि छिटपुट डंपिंग, ठीक है, स्पोराडिक छिटपुट। दूसरी है परसिस्टेंस यानी कि लगातार, और थर्ड है हमारी प्रीडेटरी डंपिंग। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर के। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। गैर पारंपरिक का उदाहरण कौन सा? यह है रिवर्स डंपिंग। रिवर्स में क्या होता है? ये तब होती है जब फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम लोचदार होती है, यानी कि कीमत में बदलाव से मांग पे कोई असर नहीं होता, तो इसलिए कंपनी क्या करेंगी, फॉरेन मार्केट में ज़्यादा प्राइस रखेंगी और डोमेस्टिक मार्केट में कम, ठीक है। डंपिंग के बिल्कुल रिवर्स हो गया ना, रिवर्स डंपिंग इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। 45 क्वेश्चन है, द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट पीपल एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय देम एंड नॉट बाय मैनेजमेंट अलोन इज द मेन प्रोपोजिशन ऑफ। देखिए ये कौन सी थ्योरी की प्रोपोजिशन है? ये न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ये प्रोपोजिशन है कि जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, जो सामाजिक वातावरण होता है, वो क्या होता है ऑफ द जॉब, जो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का सामाजिक वातावरण अफेक्ट पीपल, लोगों को प्रभावित करता है और लोगों से प्रभावित होता है। यह सामाजिक वातावरण होता ही है ना, उनके साथ ही इंटरेक्ट होता है इसमें,
पीपल का पीपल के साथ, नोट बाय मैनेजमेंट अलोन, सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं आती इसके अंदर, तो ये आ जाएगा न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं अपने 46 क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए किसको यूज़ किया जाता है? ये है हमारा स्विफ्ट। देखिए फुल फॉर्म चारों की ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। स्विफ्ट की ही फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आरटीजीएस क्या? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र। और डीडीएम डिमांड डिपॉजिट या फिर डिमांड ड्राफ्ट भी इसको बोला जाता है। स्विफ्ट की हो जाएगी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट सेटलमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी, कि कौन सी सही स्टेटमेंट नहीं है। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है कि हेज फंड्स कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, पब्लिक को बेचे जा सकते हैं, पब्लिक को नहीं बेचे जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बाकी सारी स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट है कि हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं। इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है उन्हें क्या पेमेंट करनी पड़ती है? फीस और एक्सपेंसेस, अलग अलग तरह के खर्चे और उन्हें फीस भी पेमेंट करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड्स इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जितने भी विनियोग के निर्णय होते हैं, ठीक है, विनियोग के निर्णयों पे पैमाने की अर्थव्यवस्था कौन प्रदान करता है? म्यूचुअल फंड प्रदान करता है। तो म्यूचुअल फंड जनता को नहीं बेचा जा सकता, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 को आरटीआई से क्वेश्चन आया है। सबसे पहले तो आरटीआई एक्ट कौन सा है वो ध्यान में होना चाहिए। आरटीआई एक्ट है हमारा 2005। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। यानी कि जो हमारी आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है 2005 में जो लागू हुआ, उसमें इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी गई है? सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग दी गई है। और इन्फॉर्मेशन में क्या नहीं आता है? फाइल नोटिंग नहीं आता है, बाकी तीनों चीज़ें आएंगी। लॉग बुक्स आती हैं, डाटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और सर्कुलर्स, तीनों ही आएंगी हमारी आरटीआई यानी कि इन्फॉर्मेशन में। और क्या क्या आता है यहाँ सारा लिखा गया। इसमें से देखिए ये वाले 3 ऑप्शन जो है क्वेश्चन के ऑप्शन में है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम इन्फॉर्मेशन के तौर पे मांग सकते हैं। डॉक्यूमेंट है, मेमोज हैं, सर्कुलर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पेपर हैं, सैम्पल, मॉडल्स, रिपोर्ट्स, लॉग बुक्स, प्रेस रिलीज, एडवाइजेज, ओपिनियंस, ईमेल्स एंड डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये आप वीडियो को रोक के या 2-3 बार इसको पढ़ें, अपना नोट्स लिखें तो अब समझ में आएगा कि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है। फाइल नोटिंग नहीं आता है, फाइल नोटिंग नहीं आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन, व्हेन ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स वन ऑफ मोर रीसेलर्स इट इज़ नोन एज। ठीक है, एक ऐसा चैनल है जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, जिसमें एक से ज़्यादा रीसेलर आते हैं, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर मीन्स, इसका मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। बायर बिवेयर, खरीददार सावधान रहे, ये इसका मीनिंग होता है। बायर शुड बी बिवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग। ठीक है, बायर जो खरीददार है वो बहुत ही सावधान होना चाहिए, यानी कि उसके बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए जब भी वो कुछ खरीद रहा है। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियोस को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।